नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद की जो आगे की आपकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या प्रक्रिया आपको करना है, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। और अब आपको जैसे आपका रिजल्ट आता है, अभी तक जो विषयों का रिजल्ट आया है 4 विषयों का, उनकी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को ज़रूर मिली होगी, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि कैंडिडेट कम होना और सीट भी कम होना। बाकी इतना नहीं है कि जितने इसमें कट ऑफ बढ़ी है उतनी आपकी बढ़ेगी कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही आपकी मैक्सिमम 10 से 15 नंबर आपके हाईएस्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके बढ़ने के चांस कम हैं। और जिनमें बिल्कुल ही कम सीटें हैं उसमें भाई जो नंबर जिन कैंडिडेटों का है नंबर आया है, या तो उनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं या बिल्कुल ही कम है, तो कम है तो वो सीधे बाहर है, और ज़्यादा है तो फिर उनकी कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा दिखती है। अब यहाँ से आगे जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद की जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से रहेगी कि आपको अब एक काउंसलिंग लेटर मिलेगा। यहाँ पर आपको काउंसलिंग लेटर मिलेगा, एक काउंसलिंग लेटर, और ये आपको या तो बीकानेर की साइट पे मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा आरपीएससी की साइट पर। वो अभी डिपेंड करेगा कि कौन से पे वो डालते हैं। वैसे चांस बीकानेर की साइट पे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी प्रक्रिया इस बार अजमेर नहीं, आपको बीकानेर निदेशालय कर रहा है। और इसमें आपको आगे जो करना है कि सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग लेटर निकालना है। एक पहला नंबर आपका ये इसका रहेगा काउंसलिंग लेटर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको देनी होगी यहाँ पर अपना एक आधार कार्ड आप लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। कोई भी एक वैलिड आईडी आप डीवी में ले जा सकते हो, यहाँ पर काउंसलिंग में ले जा सकते हैं, ताकि आपको एंट्री में भी प्रॉब्लम नहीं करे। और वैसे आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आधार कार्ड के साथ में आधार कार्ड में आपका नाम, खुद का नाम, पिता का नाम एकदम सही होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको ठीक करवा लें। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम बात करें तो ये आपको है खाली सीटों की लिस्ट आएगी, खाली स्कूलों की लिस्ट। और ये जो खाली सीटों की लिस्ट है, इसमें ये इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और ये कब डलती है? ये डलती है आपके 2 दिन पहले, ठीक है। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उसके 2 दिन पहले आपको खाली सीटों की लिस्ट मिलेगी। उस खाली सीटों की लिस्ट में आप ये देख लेंगे कि आपसे घर से या फिर जहां से भी आप लेना चाहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, उससे कितनी दूरी पर आपकी स्कूल है। अगर ज़्यादा दूरी पर वहाँ से आप भाई हर एक को आप गूगल मैप से सर्च करके देख लें कि डिस्टेंस कितनी है। दूसरी बात, आप इतना ज़रूर देखें कि ऑन रोड है या नहीं है, क्योंकि फिर आने जाने में आपको जिस भी स्कूल में आपने ले लिया उसमें आपको कम से कम 2 साल तो आपको गुजारने ही होंगे। चाहे उसमें आपको प्रॉब्लम आए या ना आए, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन 2 साल तो आपको काटने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एक आती है आपके साथ यहाँ पर अस्थायी वरीयता सूची। अस्थायी वरीयता सूची एक ये मिला जाए, एक ये भी आपको 2 दिन पहले मिलेगी, ये आपको 2 दिन पहले, ठीक है। और ये भी आपको 2 दिन पहले, ये भी आपको 2 दिन पहले ही मिलती है, ठीक है। इसमें अस्थायी वरीयता सूची है, अस्थायी वरीयता सूची लिस्ट। इसके अंदर आपको आपकी रैंक के अनुसार जो भी आपकी रैंक होगी, चाहे वो पहली रैंक हो या फिर आपकी कोई सी भी रैंक हो, उस रैंक के अनुसार आपको वरीयता सूची मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको स्कूल चूज करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद एक ये तो होती है अस्थायी, एक होती है जिसको हम फाइनल वरीयता यानी स्थायी वरीयता सूची। स्थायी वरीयता सूची, स्थायी वरीयता सूची के लिए जब ये सूची कब बनती है? जब अस्थायी सूची के बाद, अस्थायी सूची बनने के बाद में आप देते हैं परिवेदना। एक नया शब्द यहाँ पर है जिसको आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। परिवेदना कि जो स्थायी अस्थायी सूची बनती है उसके बाद में जो परिवेदना दी जाती है, परिवेदना देने के बाद जो आगे का काम होगा वो रहेगी आपकी स्थायी वरीयता सूची। अब इस स्थायी वरीयता सूची के अनुसार ही आपको स्कूलों का चयन करना है, ठीक है। आपको परिवेदना देने के बाद ही आपको स्थायी वरीयता सूची का चयन करना होता है।
अब इसको किस प्रकार से आप देते हैं इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। परिवेदना कौन कौन दे सकता है, पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। परिवेदना, परिवेदना इसको देने का सबसे पहले है विकलांग, कोई भी विकलांग कोटि का है उसको ये देनी होती है। दूसरा, कोई भी विधवा महिला है उसको देनी होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो ये है आपकी जो डिवोर्स महिला यानी तलाकशुदा, तलाकशुदा यदि कोई महिला है तो उसको भी देनी होती है। और चौथे नंबर पर हम बात करें तो एकल महिला, एकल महिला या फिर इसे हम कह सकते हैं अविवाहित महिला, अविवाहित महिला। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में, पति व पत्नी गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा यदि किसी के माता पिता को कोई रोग है तो माता पिता को कोई असाध्य रोग, असाध्य का मतलब यहां पर असाध्य रोग, असाध्य रोग में यहां पर आप ध्यान रख लें कि जैसे कोई जिसको हार्ट पेशेंट है या फिर कैंसर हो रखा है या फिर टीबी, इस तरह की कोई बीमारियों से पीड़ित है तो इनको यहाँ पर परिवेदना देनी होती है। इसके अलावा ये मुख्य रूप से तो ये 6 हैं और इन्हीं में वरीयता रहती है, यानी इनको, इनकी चाहे रैंक कितनी भी हो, ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं इनकी रैंक कितनी भी हो, सबसे पहले इनको स्कूल चयन करने का मौका मिलता है। यानी सबसे पहले विकलांग कोटे का कोई भी कैंडिडेट होगा उसको उसकी रैंक, चाहे अब इस विकलांग कोटे की रैंक चाहे कितनी भी हो, चाहे इसकी रैंक यानी 70वीं रैंक है, ठीक है, तो भी उसको सबसे पहले यानी इसको स्कूल चूज करने का मौका कौन से नंबर पे मिलेगा, पहले नंबर पे मिलेगा। लेकिन उस पहले नंबर पे मिलने का कारण यहां पर जो रहेगा वो है आपको परिवेदना। अगर आप परिवेदना लेकर के नहीं जाओगे तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में, ठीक है, ये रहता है इनका यहां पर। अब इसके बाद जैसे आप स्कूल का चयन करते हैं, ठीक है, यहां पर इसके अनुसार आपको स्कूल का चयन होता है। स्कूल चयन करने के बाद जैसे आपको स्कूल चयन हो गई आपकी, आपने माना कोई भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने चयन कर लिया, अब उस स्कूल में आपको ज्वाइन करना है आगे, उसकी क्या प्रक्रिया, थोड़ी सी हल्की सी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको करना क्या होता है, उसमें आपको यहां पर देखें आप तो मुख्य रूप से कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी बनवाने नहीं होते हैं, जब उस समय जब आपका काउंसलिंग होती है उस समय आपको बनवाने होते हैं। वो है आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप उसी समय बनवाओगे। इसके अलावा एक हम कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको उसी समय बनवाना है, ठीक है, कहीं आप पहले बना करके मत रख देना। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन को आप पहले ही बना करके नहीं रखें, अन्यथा आप जिस भी स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो इस स्कूल के प्रधानाचार्य आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आजकल पहले जैसे नियम नहीं रहे, थोड़े बहुत बदलाव हो चुके हैं और आपको जो यहाँ पर ज्वाइन करना है उस समय आपको काउंसलिंग की डेट होती है उससे 2-3 दिन पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको शाम को, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी यानी आपकी 10 तारीख को यदि काउंसलिंग होती है तो 10 तारीख के दिन ही आपका जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा। और ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद में आप अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाएं, जिला हॉस्पिटल में आपको जाना है, वहां पर आपको मेडिकल बनवाएंगे और उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन के डॉक्यूमेंट आपको मैं अलग वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आपको, क्योंकि ज्वाइनिंग ऑर्डर होता है ना उसके अंदर वो गाइडलाइन आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, कौन कौन से शपथ पत्र आपको बनवाने हैं। काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने पहले बता दिए, इतने ही डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ में काउंसलिंग में आप एक मूल सेट आप लेकर के चले जाएं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटों का, जैसे आपने डीवी में गए थे सेम आप यहाँ पर एक सेट लेकर के काउंसलिंग में चले जाएं, ठीक है। वैसे आपसे मांगा नहीं जाएगा, कोई जांच नहीं होगी आपकी, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगा कि एक सेट और ओरिजिनल तो आप साथ लेकर के जाएंगे, आप जहाँ पर भी जैसे काउंसलिंग में जाए या ज्वाइनिंग में जाए,
ठीक है। ओरिजिनल आप साथ लेकर के जाएं और एक सेट आप कम से कम बना करके काउंसलिंग में लेकर के जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उस सेट का आपको फायदा ये रहेगा, या तो वहां पर ले लेंगे वो, अगर नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना है कि इसी सेट का उपयोग आप आपके ज्वाइनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइनिंग में फिर आपको कोई समस्या आएगी नहीं। ज्वाइनिंग के समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एक साइनों के ऊपर, ठीक है। साइन आपको हिंदी में करने हैं और इसके अलावा आपकी जो भी फोटो है उसका आपको ध्यान रखें कि वही फोटो आपकी जो आपने पहले दी थी वही फोटो आप ज्वाइनिंग के समय भी दें, ठीक है। ताकि जब हम ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, ठीक है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि आपको पता है 5 साल से पहले जिनकी भी सर्विस लगी थी उनके साइन और फोटो की जो जांच हो रही थी, तो उस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने साइनों को विशेष रूप से ज्वाइन करते समय हिंदी में रखें, क्योंकि सर्विस बुक में जो साइन होते हैं वो आपको हिंदी में करने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी ज्वाइनिंग के वीडियो में मैं आपको अलग से इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये रहेगी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग में आपको पूरी जो स्कूल है, सभी स्कूल है, उसको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आपको स्क्रीन पे, उस स्कूल की खाली सीटें को, उस ज़िले की खाली सीटें हैं उसको स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है। उसमें से आपको चयन करना होता है कि मुझे ये चयन करनी है, और जिसको भी आप चयन करते हो उसे ही वो आपके जो फाइनल आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा उसके अंदर वही स्कूल का नाम आता है। और उसके बाद ये रहता है कि अगर आपको कोई भी स्कूल यदि आपने गलती से उसका गलत चयन कर लिया है तो आपको सही करवाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। जिस भी स्कूल में आपको जो एक बार सेलेक्ट हो गई वहाँ से, उसके बाद 2 साल के लिए आप भूल जाएं, ठीक है। आपको दूसरी बात कि बाड़मेर जिला है, जैसलमेर है, उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई डार्क जोन नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में कोई डार्क जोन नहीं है, ये ध्यान रखें, कोई डार्क जोन नहीं है, कोई डार्क जोन नहीं है। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़े से मैं बता देता हूं। डार्क जोन क्या होता है, जैसे ये तो है फर्स्ट ग्रेड की बात, ठीक है, लेकिन यदि आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं तो अगर आपको जैसलमेर तो खैर आता नहीं है इतना, बाड़मेर है ना, और जैसलमेर भी होता है कुछ क्षेत्र, तो मैं जैसलमेर भी लिख देता हूं। इसके अलावा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये टीएसपी भी है और डार्क भी है, ठीक है। और यह मैं कहूंगा कि मैक्सिमम जिले हैं, लगभग 5-7 जिले आते हैं इसमें, बाकी तो मैक्सिमम बिना डार्क जोन वाले हैं। ये डार्क जोन वाले जिले होते हैं, इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें आपका ट्रांसफर बैन होता है, ध्यान रखें। यहां पर अगर आप ट्रांसफर बैन होता है, इन पर होता है। कुछ जिले हैं डार्क जोन वाले मैं ज्वाइनिंग वाली वीडियो में मैं अच्छे से सर्च करके कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र है, जैसे सिरोही है, सिरोही का कुछ क्षेत्र आता है, पूरा क्षेत्र नहीं आता है डार्क जोन में। भाई सिरोही जिले का पूरा क्षेत्र नहीं आता है डार्क जोन में, लेकिन कुछ क्षेत्र डार्क जोन में आता है, इस वजह से। लेकिन ये जो डार्क जोन है वो थर्ड ग्रेड के लिए लागू होते हैं, सेकंड ग्रेड में भी लागू होते हैं, ठीक है। थर्ड ग्रेड में भी लागू है, सेकंड ग्रेड में भी लागू होते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में डार्क जोन नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में डार्क जोन नहीं है तो आपको सीधा सा मतलब है इसका कि अगर आपको यहां पर अगर इनमें भी, इन जिलों में भी आपकी अगर पोस्टिंग होती है तो भी आप 2 साल बाद ट्रांसफर आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्कूलों का लेकर के, अपने जिले को, किसी भी जिले को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना होना है। बस आपको जहां भी स्कूल में जाए आपको अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से वहां पर अपनी जो आपकी अभी योग्यता है उसको आप अच्छे से वहां पर प्रदर्शन करें। और यदि आपको प्रधानाचार्य पद भी मिलता है तो भी आप उसका बखूबी निर्वहन करें। और उसमें बस थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारी थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन बाद में वो परेशानी आपको बाद में भी झेलनी तो पड़ेगी। भाई आप वर्तमान में अगर आप जैसे लेक्चरर हैं, लेकिन 5-7 साल पीछे आप वैसे भी मैक्सिमम 7-8 साल बाद आप प्रिंसिपल 100% बनोगे, ठीक है, डीपीसी के द्वारा। और इसलिए उस डीपीसी से बचने के लिए उससे भाई आपको पद तो मिलेगा प्रधानाचार्य का, तो उसमें क्या है, आपको जैसे आप किसी ऐसे जिले में चले जाते हैं जहां से अगर आपको ट्रांसफर करवाना होता है
तो आपकी सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फर्स्ट ग्रेड में। भाई सेकंड ग्रेड में प्रभाव पड़ता है, थर्ड ग्रेड में प्रभाव पड़ता है, सेकंड ग्रेड में मंडल पर प्रभाव पड़ता है, सेकंड ग्रेड में जिला परिवर्तन होने पर आपकी सीनियरिटी लैप्स होती है। ठीक है, थोड़ा सीनियरिटी के मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें अंदर। सीनियरिटी इसमें क्या होता है, थर्ड ग्रेड में तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होने पर होता है। थर्ड ग्रेड में तो आपका अगर जिला परिवर्तन हो गया, आपका जिला परिवर्तन हो गया तो भी आपकी सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सीनियरिटी लैप्स। थर्ड और सेकंड ग्रेड में यहां पर अगर आपने मंडल चेंज कर दिया, मंडल अगर आपने चेंज कर दिया तो भी आपकी सीनियरिटी लैप्स। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जिला चेंज होने पर, क्योंकि आपकी जिला वाइज होती है, तो जिला चेंज होने पर आपकी सीनियरिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सीनियरिटी नो चेंज। ठीक है, लैप्स नहीं होगी, सीनियरिटी लैप्स नहीं होगी। मैं इसको सीधा क्रॉस कर रहा हूं, यानी फर्स्ट ग्रेड में आपकी सीनियरिटी पर यानी ट्रांसफर पर भी किसी प्रकार से कोई आपत्ति या कोई समस्या नहीं आएगी कि आपकी सीनियरिटी लैप्स हो गई। आपकी सीनियरिटी कैसे बनेगी, क्योंकि आपकी एक ही सीनियरिटी है, मतलब एक ही लिस्ट बनती है और वो बनती है निदेशालय स्तर पर, यानी बीकानेर निदेशालय जो जारी करता है आपकी स्थायी और अस्थायी सूची। आपकी तो फिक्स एग्जैक्टली स्थायी सूची होती है बस एक ही, और उसके अंदर आपको आप जिला परिवर्तन करो या फिर आप किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको इस पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और बाकी 7-8 साल में आप प्रधानाचार्य 100% बन जाते हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे स्कूलें भी ओपन हैं और ज़्यादातर स्कूलों में मतलब अब देखो वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हुई है बहुत बड़ी मात्रा में, तो वाइस प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल बने हैं काफ़ी, लगभग 4400-4500 इसी समय बन चुके हैं। तो अब आपका यह है कि लेक्चरर जैसे आप बनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी 7-8 साल में प्रधानाचार्य का पद मिलता है, और उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे है आपकी, अगर ज़्यादा जॉब रहती है, अभी काफ़ी समय रह रहा है आपका 30-32 साल, तो निश्चित रूप से आपको CBO और DO और JD स्तर तक के आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन हो जाते हैं। तो इसके लिए ये रहेगा, और बाकी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहे आप अच्छे से देखो जो भी चीज़ें हैं आपकी, और समय समय पर मैं आपको प्रोवेशन काल को लेकर के जो भी फॉर्म होते हैं उनको वीडियो में आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। तो मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इस बात को आपको अच्छे से पता है, और टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ्स सर गनीपुर पर, जिससे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि माना सारे आदेशों का हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, कोई बात अगर हमें कहनी भी होती है तो भी हम उसको प्रॉपरली यहाँ पर हर चीज़ एक छोटी छोटी बातों को भी यूट्यूब पे वीडियो के रूप में नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें वहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज के रूप में भी कह देता हूँ, ताकि उस चीज़ का आपको ध्यान रहे और आगे जॉब में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर यदि किसी साथी को कोई भी समस्या आती है तो बाकायदा टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे नंबर होते हैं, सीधा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसको आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत सभी साथियों को। और रिजल्ट का आप बहुत जल्दी आप सभी का आ जाएगा, या इस फरवरी में और या फिर फर्स्ट सेकंड वीक तक के मार्च में आपका कंप्लीट हो जाएगा।